हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ बेस एकेडमी। आज हम एक ऐसा करंट अफेयर टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसके ऊपर न्यूज़ और डिबेट्स तो बहुत हो रही हैं, लेकिन हमें ये देखना है कि एग्ज़ाम के लिए इसमें से हम क्या कंटेंट निकाल सकते हैं, किस एंगल से ये टॉपिक पब्लिक पॉलिसी, गवर्नेंस, सोसाइटी और एथिक्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। यही हम इस वीडियो में ब्रेक डाउन करेंगे। आप लोगों ने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, बहुत सारी रील्स देखी होंगी, ये जो टॉपिक है ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है और बहुत फेमस हुआ है, तो बिल्कुल इस पे एक सवाल जो है वो बन सकता है। तो आइए नया टॉपिक जो है वो चालू करते हैं। तो हमारा टॉपिक का नाम है, सुप्रीम कोर्ट ने अभी जजमेंट दिया है स्ट्रे डॉग्स के मैनेजमेंट के ऊपर। ठीक है, तो हम इसी को डिस्कस करेंगे। इसके अंदर क्या क्या इश्यूज हैं, क्या एथिकलिटी है, ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो अब बात करते हैं इस टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें ये देखना ज़रूरी है कि उसका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसका क्या रिलेवेंस है। यहाँ पे सिर्फ यूपीएससी के लिए लिखा हुआ है क्योंकि ये डिटेल्ड में पढ़ाया हुआ है, बट अगर आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं और शॉर्ट आंसर्स भी लिखना चाहते हैं इस टॉपिक में से, तो भी ये टॉपिक आपके लिए बहुत रिलेवेंट हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये जजमेंट जो है और इससे जुड़े जो इश्यूज हैं डायरेक्टली प्रीलिम्स, मेंस और इवन इंटरव्यू तक पूछे जा सकते हैं। प्रीलिम्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि एनिमल बर्थ राइट कंट्रोल जो है रूल्स 2023 और नेशनल रेबीज कंट्रोल प्रोग्राम जो है उसमें से सवाल इसमें बन सकते हैं। इससे रिलेटेड एक एमसीक्यू भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं जो कि नेशनल रेबीज कंट्रोल प्रोग्राम से रिलेटेड यूपीएससी ने पूछा हुआ है। ठीक है, फिर जीएस पेपर 2 पे आते हैं। तो जीएस पेपर 2 में लिंक बनता है आर्टिकल 21 के साथ में। अब आर्टिकल 21 के साथ में क्या है, जहां सिटीजन सेफ्टी और एनिमल राइट्स के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। ठीक है, साथ ही लोकल बॉडीज और जुडिशरी का यहाँ पे क्या रोल है और उससे रिलेटेड हम यहाँ पे पढ़ेंगे। इसी के साथ में एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो यहाँ पे आती है, वो आती है जुडिशियल ओवररीच एंड जुडिशियल एक्टिविज्म। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम ये टॉपिक देखेंगे। अब आता है जीएस पेपर 3। तो जीएस पेपर 3 में ये इशू जो है वो पब्लिक हेल्थ, जूनोटिक डिजीजेस जैसे रेबीज हो गया, या फिर वेस्ट मैनेजमेंट जो रूल्स हैं, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, उनसे रिलेटेड हम इस टॉपिक को रिलेट करेंगे और अर्बनाइजेशन से भी इसका कॉन्टेक्स्ट जो है वो हम बना सकते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है इस टॉपिक का वो आता है एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, एथिक्स में ये केस स्टडी टाइप सिनेरियो के रूप में पूछा जा सकता है पेपर 4 के अंदर, जहाँ पे सेफ्टी वर्सेस कंपैशन का डायलेमा है, जस्टिस है, नॉन वायलेंस है और एक सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी एंगल है। और मेजरली जो भी ऑनलाइन डिस्कशन हो रहा है वो इसी पे हो रहा है कि एनिमल के भी कुछ राइट्स हैं, कुछ पब्लिक राइट्स हैं। तो क्या किस चीज़ को ओवरलैप करेगा, क्या प्रायोरिटाइज हमें करना चाहिए, एंथ्रोपोसेंट्रिज्म जो है वो वैलिड है या नहीं है इस केस के अंदर, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे कवर करेंगे। इसी के साथ ऐसे के अंदर ये एक डायमेंशन बन सकता है ऐसे और इंटरव्यू में कि आपको ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जो है अर्बन इंडिया के अंदर और उससे रिलेटेड जो भी एथिकल गवर्नेंस और कंपैशन है, पॉलिसी आपको कैसे बनानी है, कैसे आप आर्टिकुलेट करोगे, और ये इतना अप्रोच जो होता है उस सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करोगे, तो ये सारी चीज़ें आपको इंटरव्यू में भी पूछी जा सकती हैं। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं तो एक मल्टी डायमेंशनल टॉपिक है और इससे एग्जाम में डायरेक्टली सवाल बनने के फुल चांसेस हैं। ठीक है, तो बिल्कुल इस जो टॉपिक को आप बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा। कोई भी आपको इससे रिलेटेड डाउट है आप कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और हमारी टीम आपको बिल्कुल रीच आउट करेगी। अब देखते हैं सबसे पहले कि ये न्यूज़ में क्यों रहा है। ठीक है, तो सितंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क डायरेक्टिव पास किया जिसमें स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज जो हैं उनको बोला कि आप अग्रेसिव स्ट्रे डॉग्स जो हैं उनको कैच करिए और उन्हें रीलोकेट करिए। ठीक है, ये स्टेप लिया गया है डॉग बाइट केसेस के रैपिड राइज और पब्लिक सेफ्टी के कंसर्न्स के चक्कर में। ठीक है, अभी हम डेटा देखेंगे कि डॉग बाइट के कितने केसेस हैं, अभी करंट क्या सिचुएशन है, पर ये जो जजमेंट था ये क्योंकि बहुत ज़्यादा है जो डॉग बाइट के केसेस बढ़ रहे हैं उसके कॉन्टेक्स्ट में लिया गया है। लेकिन यहाँ पे एक बैलेंस बनाना भी ज़रूरी है क्योंकि एक तरफ सिटीजन्स का राइट टू सेफ्टी है और दूसरी तरफ अंडर आर्टिकल 21 एनिमल राइट्स भी हैं जो यहाँ पे प्रोटेक्ट होते हैं। ठीक है, तो ये जजमेंट एक फाइन बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था जहां हम ह्यूमन सेफ्टी और एनिमल वेलफेयर दोनों को साथ में लेकर चलना चाहते, लेकिन इससे बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया। अब प्रॉब्लम क्या है, क्यों ये जजमेंट जो है वो लाया गया।
ठीक है, इंडिया में स्ट्रे डॉग का जो पॉपुलेशन है वो लगभग 1.5 करोड़ से 1.8 करोड़ के बीच में एस्टिमेट किया जा रहा है 2024 के रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग। अब ये रैपिड ग्रोथ क्यों हो रही है? क्योंकि बहुत ही पुअर वेस्ट डिस्पोजल रहता है और बहुत ज़्यादा तेज़ गति से जो है अर्बन एक्सपेंशन हो रहा है। इसके साथ ही क्या हो रहा है, इसके साथ ही एक बड़ा चैलेंज ये है कि बहुत सारे हमने केसेस अभी रिसेंटली न्यूज़ में देखे हैं, बहुत सारे एनिमल बाइट्स के और ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के भी जो है वो केसेस हो रहे हैं। अब इसका अगर हम डेटा देखें तो डॉग बाइट केसेस जो हैं हर साल 37 लाख से ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं, 37 लाख से ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं। और सिर्फ 2024 में ही रेबीज़ से 54 डेथ हुई है। 2024 में ही रेबीज़ से 54 डेथ हुई है, जो 22 और 23 की तुलना में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अगर हम WHO के हिसाब से दुनिया के 36% जो है, दैट इज़ 36% रेबीज़ केसेस जो हैं अकॉर्डिंग टू WHO वो इंडिया में होते हैं। और मेजॉरिटी विक्टिम जो है वो 15 साल से कम एज के बच्चे होते हैं। ठीक है, दिल्ली NCR का जो डेटा है वो तो बहुत ही ज़्यादा अलार्मिंग है। जैसे दिल्ली में जो 2016 में सेंसस किया गया था, जिसमें 1.8 लाख से ज़्यादा स्ट्रे डॉग्स रिकॉर्ड हुए थे, लेकिन इम्यूनाइजेशन नंबर जो है वो अभी भी काफ़ी कम है। तो क्लियरली स्ट्रे डॉग्स जो है वो सिर्फ एक लॉ एंड ऑर्डर का इशू नहीं है, बल्कि एक पब्लिक हेल्थ का चैलेंज बन चुका है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ रही हैं कि हाउ ग्रेव इज़ द सिचुएशन। ठीक है, अब देखते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या है पब्लिक हेल्थ पे। सबसे पहले तो डॉग बाइट के जो केसेस हैं, ठीक है, तो 2025 में जब हमने देखा कि कुछ पीरियड्स में मंथली एवरेज 3.8 लाख से ज़्यादा केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। सिर्फ अगर हम कर्नाटका की ही बात करें तो वहाँ पे 2.8 लाख केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। दूसरा, रेबीज से रिलेटेड जो डेथ है 2022 में 21 हुई थी और अब बढ़कर वो 2024 में 54 हो गई है। सिर्फ केरला में ही अगर हम देखें तो 23 डेथ्स जो है वो रिपोर्ट की गई हैं अगस्त से लेके जुलाई, 1 साल के अंदर अंदर। ठीक है, तीसरा पॉइंट जो हम यहाँ पे देखते हैं वो ये है कि WHO के हिसाब से दुनिया में टोटल रेबीज़ की जो डेथ है वो 36%, जैसा कि मैंने पिछली स्लाइड में भी बताया, ठीक है, इंडिया में होती हैं। और शॉकिंगली 30% से लेकर के 60% डेथ जो है वो बच्चों की होती है, जिनकी एज 15 साल से कम होती है। तो क्लियरली ये सिर्फ एक स्ट्रे डॉग मैनेजमेंट का इशू नहीं है, बल्कि एक मेजर पब्लिक हेल्थ क्राइसिस है, जो डायरेक्ट UPSC के आपको पेपर 2 में हेल्थ सेक्शन में, या फिर पेपर 3 में जूनोटिक सेक्शन में, या फिर एथिक्स में एज अ केस स्टडी पूछा जा सकता है। ठीक है, अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने उसमें क्या क्या डायरेक्टिव्स दिए हैं जजमेंट के अंदर। ठीक है, क्या क्या डायरेक्शंस दिए हैं। तो सबसे पहला तो उन्होंने ये बोला है कि अग्रेसिव स्ट्रे डॉग्स जो हैं उनको रिलोकेट करके डेजिग्नेटेड शेल्टर्स में रखा जाए। ये एक यूटिलिटेरियन अप्रोच है। ठीक है, ये एक यूटिलिटेरियन अप्रोच है। ठीक है, अब यूटिलिटेरियन अप्रोच क्या होती है? मैक्सिमम गुड फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, कि सब जिस चीज़ में ज़्यादा लोगों का भला होता है हमें वो चीज़ करनी चाहिए। बट यूटिलिटेरियन अप्रोच जो है इसका भी एक अपना एंगल है, वो हर तरीके से सही नहीं होती है। ठीक है, इसके ऊपर एक पूरा एथिक्स का जो है आपका एक लेक्चर बनता है, ठीक, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर। ठीक है, जो हम आने वाली सीरीज के अंदर चालू करेंगे। ठीक है, ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल। ठीक है, दूसरा चीज़ जो यहाँ पे है वो है ह्यूमेन ट्रीटमेंट। ठीक है, अब उन्होंने बोला कि डॉग्स को पकड़ के डेजिग्नेटेड शेल्टर में रखा जाए। दूसरी चीज़, उन्हें ह्यूमेन ट्रीटमेंट दिया जाए। मतलब कोर्ट ने क्लियरली बोला है कि कोई मास किलिंग या कलिनेशन नहीं होगा। ठीक है, आर्टिकल 21 दोनों को प्रोटेक्ट करता है, सिटीजन का राइट हो या सेफ्टी ऑफ एनिमल्स जो है, या उनका राइट टू लाइफ है, दोनों को यहाँ पे प्रोटेक्ट करता है। तीसरी चीज़ जो है वो उन्होंने बोला है कि एनिमल बर्थ कंट्रोल एंड वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स जो हैं उनको स्ट्रेंथन करना है। यानी हमें स्टरलाइजेशन और वैक्सीनेशन जो है उसको स्ट्रेंथन करना है, और ये जो है यही आपका एक लॉन्ग टर्म सल्यूशन बनता है। ठीक है, लास्ट पॉइंट जो उन्होंने बोला है वो ये बोला है कि सिटीजन जो स्ट्रेट डॉग्स को सड़क पे फीड करते हैं उन्हें रिस्पॉन्सिबली फीड करना चाहिए। मतलब
फीडिंग रैंडम जगह पे नहीं बल्कि डेजिग्नेटेड फीडिंग स्पॉट्स होने चाहिए ताकि सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी और नॉन वायलेंस दोनों जो है वो मेंटेन हो सके। अब कोर्ट ने एक शार्प रिमार्क दिया, उन्होंने बोला जो लोग अपोज कर रहे हैं क्या वो उन बच्चों को वापस ला सकते हैं जो रेबीज से मारे जा चुके हैं। ये पॉइंट जो था ये बहुत पावरफुल था और दिस एक्चुअली क्रिएटेड क्योस। क्यों? क्योंकि एनिमल वेलफेयर के जो भी फेवर में थे वो इससे ऑफेंड हुए और इसी से जो है एक वो कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले अपना जो डायरेक्टिव था उसको थोड़ा मॉडिफाई किया। जब रीलोकेशन ऑर्डर आया तो एनिमल राइट्स ग्रुप ने प्रोटेस्ट किया। उन्होंने कहा कि एक क्रूअल्टी और डिस्प्लेसमेंट होगा। प्रोटेस्ट के दौरान एक्टिविस्ट को डिटेन भी किया गया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना डायरेक्शन जो है वो थोड़ा सा रिवाइज किया। उन्होंने बोला कि सिर्फ अग्रेसिव जो हैं, ओनली अग्रेसिव जो डॉग्स हैं उनको रीलोकेट किया जाना चाहिए। रीलोकेशन सिर्फ डेजिग्नेटेड शेल्टर्स में होगा, आर्बिट्री आप एरियाज में नहीं बनाएंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि कोई मास रीलोकेशन या किलिंग जो है वो अलाउड नहीं है। कोर्ट ने ये भी क्लेरिफाई किया कि स्ट्रे डॉग्स को स्टरलाइजेशन और वैक्सीनेशन के बाद उन्हीं के ओरिजिनल लोकेलिटी में रिलीज किया जा सकता है। यानी बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने की है। पब्लिक सेफ्टी भी सिक्योर हो और एनिमल राइट्स भी प्रोटेक्टेड रहें। ठीक है, तो एक बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने बैलेंसिंग एक्ट करने की कोशिश की है। ठीक है, अब चीज़ें क्या क्या इसमें आती हैं। ठीक है, बैलेंसिंग एक्ट के अंदर सबसे पहले क्या है कि सिटीजन का जो राइट टू लाइफ है, ठीक है, मतलब सिर्फ जिंदा रहना नहीं बल्कि सेफ पब्लिक स्पेसेस होनी चाहिए, डिजीज फ्री इन्वायरमेंट होना चाहिए, फियर फ्री मूवमेंट होना चाहिए। इससे स्टेट की ड्यूटी निकलती है कि टाइमली डॉग बाइट को रिस्पॉन्ड करें। ठीक है, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिल एक्सेस, ठीक है, पीबी इस टेक्निक को कहते हैं। दिस इज अ टेक्निक फॉर वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, और लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन करें। ये ही जस्टिस का प्रिंसिपल है। स्टेट को वल्नरेबल ग्रुप्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए। और वल्नरेबल ग्रुप कौन कौन से हो गए? अब बच्चे हो गए, क्योंकि जैसे कि हमने डेटा में देखा कि 15 साल से ज़्यादा बच्चे, कम उम्र के बच्चों को ज़्यादा रेबीज हो रहा है। एल्डरली हो गए, दे कांट प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। सैनिटेशन वर्कर्स हो गए, क्योंकि वो ही ऐसे एरियाज में काम करते हैं। दूसरा जो पॉइंट आता है वो आता है एनिमल्स राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी। ठीक है, तो इस आर्टिकल को एक्सटेंड किया है सुप्रीम कोर्ट ने। अब ये जो पॉइंट है ना, दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स ऑल्सो, क्योंकि प्रीलिम्स में आपको 4 पॉइंट देकर के पूछा जा सकता है कि आर्टिकल 21 जो है वो किस किस एरिया में लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ आपको याद रखनी है। सुप्रीम कोर्ट ने ए नागराजा 2014 के केस के अंदर, नागराजा 2014 केस में एनिमल्स के राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी को रिकॉग्नाइज किया है। ठीक है, एनिमल के राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी को रिकॉग्नाइज किया है, मतलब एनिमल राइट्स को रिकॉग्नाइज किया है अंडर आर्टिकल 21, अंडर आर्टिकल 21। ठीक है, उन्होंने बोला है कि क्रूअल्टी प्रिवेंट करनी है और 5 जो फ्रीडम्स हैं, जैसे हंगर हो गया, डिस्कम्फर्ट हो गया, पेन हो गया, फियर, नॉर्मल बिहेवियर को रिस्पेक्ट करना है। इसलिए मास किलिंग या इनडिस्क्रिमिनेट रीलोकेशन जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। एथिकली अगर हम देखें तो अहिंसा और नॉन वायलेंस से इसको अलाइन किया गया है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग भी मिलती है आर्टिकल 48A और आर्टिकल 51A। ठीक है, आर्टिकल 48 जो है वो वाइल्ड लाइफ से इंपॉर्टेंट है और आपके एनवायरनमेंट से इंपॉर्टेंट है, से रिलेटेड है। आर्टिकल 51AG जो है वो सिटीजन की ड्यूटी है टू शो कंपैशन। ठीक है, तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये यहाँ पे कवर होती हैं। अब कोर्ट का बैलेंस कैसे बनता है? जैसे रेगुलेशन और ह्यूमेन केयर हो गई। ठीक है, अब इसका बैलेंस कैसे बनेगा? ठीक है, अब कोर्ट ने जो बेसिकली सोल्यूशन दिया है वो 2 चीज़ों पे है। पब्लिक सेफ्टी मेजर्स पे कि हॉटस्पॉट मैपिंग करो, इमरजेंसी रिस्पांस बनाओ, एंटी रेबीज वैक्सीनेशन करो। ठीक है, ये सारी चीज़ें। और ह्यूमेन मैनेजमेंट क्या है कि स्टरलाइजेशन करो। ठीक है, अग्रेसिव डॉग्स को ही लेके जाओ। तो बेसिकली इन्होंने एक जो है वो बैलेंस बनाने की कोशिश की है। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है, GS 4 का आपका यहाँ पे क्या लिंक बनता है?
ठीक है। अच्छा, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी से पहले हम बैलेंसिंग राइट में ये देखेंगे कि GS4 से इसका क्या लिंक है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसमें आता है आपका यूटिलिटेरियन एंगल। सबसे पहले तो यहाँ पे आता है आपका यूटिलिटेरियन एंगल। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया ग्रेटेस्ट गुड फॉर ग्रेटर नंबर ऑफ पीपल, तो कम्युनिटी की जो सेफ्टी है, लॉन्ग टर्म आपको जो है डॉग्स जो है उनको वैक्सीनेट करना होगा, बाइट्स जो है उनको कम करना होगा। तो ये जो सारी चीज़ें हैं इसके लिए हम मानते हैं कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है दिस इज़ वैलिड। दूसरा आता है राइट बेस्ड। अब ये जो सारे मैं लिख रही हूँ अप्रोचेस, ये आप अपने आंसर्स, एथिक्स के आंसर्स में कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जैसा कि हमने देखा कि आर्टिकल 21 जो है अब वो दोनों को एक्सटेंड करता है। ठीक है, तीसरा आ गया तो आपका स्टीवर्डशिप। ठीक है, स्टीवर्डशिप में क्या होता है कि भाई ह्यूमंस जो हैं वो एक केयर टेकर्स हैं। ठीक है, और ये वीकर की जिम्मेदारी है कि भाई आप फीड कराओगे, उनका ट्रीटमेंट करोगे, बट आप रेस्पॉन्सिबली करोगे। तो बेसिकली जो ह्यूमंस हैं वो स्टीवर्ड हैं और उन्हें एनिमल्स के अगेंस्ट ऐसा करना चाहिए। और चौथा आता है आपका वर्चू एथिक्स। ठीक है, वर्चू एथिक्स में क्या है कि गवर्नेंस जो होती है उसमें कंपैशन, एम्पैथी, सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पॉलिसी का टोन प्यूनिटिव नहीं होना चाहिए, केयर लेड होना चाहिए। ठीक है, पॉलिसी जो है वो प्यूनिटिव मतलब पनिशमेंट वाली नहीं होनी चाहिए, दिस शुड बी केयर लेड। ठीक है, तो बेसिकली एथिक्स के अंदर आप ये 4 जो कॉन्सेप्ट है ये इनको कवर कर सकते हो और इसके बेसिस पे अपना आंसर लिख सकते हो। ठीक है, अब ये पॉइंट आता है कि सिटीजन्स का क्या रोल है। भाई गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए वो हम देख लेंगे, और क्या करना चाहिए वो तो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया ही, और क्या क्या स्टेप्स हो सकते हैं वो हम आगे डील करेंगे। पर हम ये भी देखना ज़रूरी है कि एज अ सिटीजन आपके क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और आपको क्या करना चाहिए। तो इस पॉइंट के अंदर आप क्या लिख सकते हो कि अग्रेसिव जो भी स्ट्रे डॉग्स हैं उनको आप अथॉरिटीज़ को रिपोर्ट करो। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो चीज़ है, कहीं भी कुत्ते को खाना ना डाले। एक डेजिग्नेटेड सेफ जोन जो है वो गवर्नमेंट बना रही है और कोर्ट ने डायरेक्शन भी दिए हैं कि बनाने चाहिए, तो आप एक डेजिग्नेटेड सेफ जोन में जाकर के उनको फीड करें। ठीक है, अडॉप्शन और फॉस्टरिंग प्रोग्राम्स जिसके अंदर हम देसी ब्रीड जो रहती है, ठीक है, लोकल ब्रीड्स जो रहती है उन्हें अडॉप्ट करते हैं, ऐसे प्रोग्राम्स को आप सपोर्ट कीजिए और अवेयरनेस जो है वो स्प्रेड कीजिए अगेंस्ट फॉर रेबीज प्रिवेंशन। ठीक है, अब ये सारी जो चीज़ें हैं ये एज अ, अब देखते हैं, देखो गवर्नमेंट की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। अभी हमने देखा कि सिटीजन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अब हम देखते हैं कि गवर्नमेंट की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो सबसे पहले तो ये है कि हमें स्टरलाइजेशन और वैक्सीनेशन ड्राइव्स जो हैं वो करनी चाहिए। इसके अंदर कुछ मॉडल्स होते हैं, जैसे CNVR एक मॉडल होता है। CNVR मॉडल में क्या होता है कि आप सबसे पहले कैप्चर करेंगे, ठीक है, कैप्चर करने के बाद में कैस्ट्रेट करेंगे, कैस्ट्रेट करने के बाद में वैक्सीनेट करेंगे और वापस उसको रिलीज़ कर देंगे सेम एरिया में जिस पे आपका सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है अपने डायरेक्शंस में बोला है। फिर कुछ जैसे डॉग कैचर्स जो है आप उनको रख सकते हैं। ठीक है, टारगेट्स बनाइए कि वार्ड वाइज माइक्रो प्लान्स बनाइए। ठीक है, मंथली आपका डैशबोर्ड होना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं जो बेसिक देती है। डेटा सिस्टम वगैरह आपको बनाना चाहिए। ठीक है, कुछ NGOs के साथ में पार्टनरशिप्स कीजिए। सो बेसिकली आपको ये जो पॉइंट है इसके अंदर आपको गवर्नेंस से रिलेटेड पॉइंट्स जो है वो ऐड करने हैं। ठीक है, दूसरा आता है शेल्टर्स एंड रीलोकेशन सेंटर्स। अब शेल्टर्स एंड रीलोकेशन सेंटर्स में जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि खाली अग्रेसिव और जिनको रेबिड वाले जो डॉग्स होते हैं या स्पेशल केस डॉग्स जो होते हैं उन्हीं को डेजिग्नेटेड शेल्टर्स में रखो। रूटीन डॉग्स को CNVR करके टेक्निक जो करके वापस रिलीज कर दो। ठीक है, अब फैसिलिटीज़ के कुछ बेसिक स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। ठीक है, जैसे आइसोलेशन होना चाहिए जिनको सस्पेक्टेड रेबीज वगैरह है, शेडेड होने चाहिए, वाटर होना चाहिए, CCTV कैमराज होने चाहिए। सो ये एम्बुलेंस होनी चाहिए एनिमल्स के लिए। सो ये बेसिक आपके यहाँ पे जो है आप डाल सकते हो। यहाँ पे आपको पॉइंट्स डालने हैं शेल्टर रिलेटेड। ठीक है, कि आपको शेल्टर के अंदर बेसिक फैसिलिटीज़ क्या क्या होनी चाहिए। ठीक है, और
फिर जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है वेस्ट मैनेजमेंट। अब ये जो है ना, दिस इज़ अ वेरी बिग इशू इन इंडिया। तो इसके ऊपर जो आप जनरली एनवायरनमेंट में वेस्ट मैनेजमेंट के रूल्स पढ़ते हो या जनरली एनवायरनमेंट में आप जो पॉइंट्स लिखते हो वो यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे डोर टू डोर कलेक्शन होना चाहिए, कम्युनिटी बिन्स जो हैं वो कवर्ड होने चाहिए, बल्क जनरेटर्स जो हो गए जैसे कि हॉस्टल्स हो गए या फिर होटल्स हो गए, कैंटीन्स हो गई, उनके लिए सरप्राइज चेक्स होने चाहिए। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं यहाँ पे आप लिख सकते हो। अब कुछ जैसे हम एक दो पॉइंट और गवर्नेंस के अंदर ऐड कर सकते हैं, जैसा कि मुझे ध्यान आया कि आप ग्रीवेंस रिड्रेसल जो है वो बेंच बना सकते हो। एक वन हेल्थ अभी कॉन्सेप्ट आया था, एक वन हेल्थ का टास्क फोर्स बना सकते हो। तो ये जो सारी चीज़ें हैं अगर आप एक्सप्लोर करोगे तो यू कैन ऐड मल्टीपल पॉइंट्स इन दिस। ठीक है, तो इसके अंदर आप बहुत सारी चीज़ें जो है वो ऐड कर सकते हो। अब टू कंक्लूड दिस टॉपिक कि हमने क्या पढ़ा है, ठीक है, इसको कंक्लूड करने के लिए लास्ट में हम जो देखेंगे वो देखेंगे कि वे फॉरवर्ड क्या है, अब इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको मास वैक्सीनेशन करने की ज़रूरत है। ठीक है, WHO का टारगेट है 70% जो है हमें कवर करना है, तो उतना आपको कवर करना चाहिए। ठीक है, ABC प्रोग्राम्स को स्केल करना चाहिए। ठीक है, दूसरा है फिर अवेयरनेस कैंपेन चलाओ, रिस्पॉन्सिबल फीडिंग करो। ठीक है, वन हेल्थ अप्रोच को जो है वो मेजर करो। ठीक है, फिर बिहेवियर चेंज एंड कम्युनिकेशन, स्कूल्स हो गए जैसे आंगनवाड़ीज हो गए, ठीक है, इनको रिस्पॉन्सिबल फीडिंग सिखाओ, इनको बताओ कि कैसे चीज़ें करनी है ताकि ये आगे जो है वो सिखा पाएँ। ठीक है, और एक जो लास्ट चीज़ है विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज श्रीलंका। ठीक है, अब श्रीलंका में क्या हुआ था कि 1990 से 2000 में मास किलिंग को अटेम्प्ट किया था, बट ये फेल हो गए थे। ठीक है, अब इन्होंने 2006 के अंदर नो किल पॉलिसी जो है वो अपनाई। नेशन वाइड इन्होंने डॉग वैक्सीनेशन और स्टरलाइजेशन वगैरह जो है वो चलाए। अब इन्होंने आफ्टर रेबीज़ के जो केसेस हैं इनके 2010 से लेके 20 के बीच में ऑलमोस्ट हाफ हो चुके हैं। ठीक है, और 70% कवरेज भी इन्होंने अचीव कर ली है। सिमिलर केस जो है वो आपका ब्राज़ील में भी है, थाईलैंड में भी है। तो आप ये केस स्टडीज़ जो है ये यहाँ पे कोट कर सकते हो कि हमें इनको फॉलो करना चाहिए। ठीक है, इंडिया के लिए इस केस को देख करके इंडिया के लिए क्या चेकलिस्ट हो सकती है कि सबसे पहले तो हाई इंसिडेंस जो स्टेट्स हैं, हाई इंसिडेंस स्टेट्स हैं, उनके अंदर एक आपका डिस्ट्रिक्ट प्लान होना चाहिए। ठीक है, उस डिस्ट्रिक्ट प्लान के तहत आपको कुछ इम्प्लीमेंट जो भी आपका बनाओगे प्रोग्राम वगैरह उसको इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, पेट का जो ट्रेड है, पेट ट्रेड और अडॉप्शन जो है उसको रेगुलेट कीजिए। ठीक है, फीडिंग जोन्स बनाइए, ओपन डेटा रखिए कहाँ पे क्या हो रहा है ताकि सिटीजन्स जो है वो अवेयर रहें। एक ट्रेनिंग एकेडमी भी आप बना सकते हैं, ट्रेनिंग एकेडमी भी आप बना सकते हैं। डॉग जो कैचर्स रहते हैं या फिर लोगों को आप सिखा सकते हैं, एक स्किल आप डेवलप कर सकते हैं इस केस के अंदर। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। बहुत सारे पॉइंट्स जो हैं वो हमने इसके अंदर डिस्कशन किए हैं। ठीक है, अब आपके पॉइंट्स जो है इसमें अपना आप आंसर फ्रेम कर सकते हैं इस टॉपिक के ऊपर और हमारे कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। हमारी टीम इवैल्यूएट करके आपको बिल्कुल रिस्पॉन्ड करेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, और ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट के लिए हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी ही हम एक नए वीडियो के साथ में आपको मिलेंगे। थैंक यू सो मच।